तो इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग जो है 50 तक देख चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। कहता जब परमाणु क्रमांक खाली स्थान और नाभिकीय आवेश खाली स्थान तब नाभिक नियोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल खाली स्थान है। इसलिए कहता Li से अब तक लिथियम तक परमाणु त्रिज्या खाली स्थान है। तो 51 का होगा सी ऑप्शन, यानी बढ़ता है। ठीक है, तो जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है तथा लिथियम फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है। तो देखिए, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या आवर्तों का क्रम जो है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या आवर्त 2 का क्रम, ठीक है, परमाणु त्रिज्या आवर्त 2 का क्रम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, कितना होता है 145, 105। ठीक है, तो लिथियम का 105, बेरिलियम का 105, बोरोन का 85, कार्बन का 70, नाइट्रोजन का 65, कोबाल्ट का 60, फ्लोरीन का कितना होता है 50। परमाणु त्रिज्या वर्ग में यदि देखें वर्ग में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, उसके बाद देखिए तो इसका कितना होता है परमाणु त्रिज्या 145, 180, 220, 235, 260। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक कहता है कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में कोण ए जो है आपको 40 है, कोण ए 40 है। ठीक है, कोण बी जो है 70 है, कोण बी 70 है। ठीक है, और तो बहिष्कोण ए का मान, तो बहिष्कोण ए यानी इसका मान क्या होगा। तो अब ये देखिए, ये यदि 40 है, ये यदि 70 है, तो ये कितना होगा, तो 180 माइनस 110 यानी कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो कोण सी जो है यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लीजिए यदि डी है, ये दोनों कितना है 7 4 11, 70 और 40। ठीक है, 70 और 40 ये हो जाएगा 0 7 4 11। 180 में से यदि आप 110 घटाएंगे कितना होगा 70, तो ये कोण क्या होगा, तो देखिए बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों की योग के बराबर, यानी 70 + 40 कितना होगा 7 4 11 यानी 110। यहाँ पे जो हो जाएगा, तो यहाँ पे बाह्य कोण हो रहा है, ठीक, यहाँ पे 7 4, देखिए ये जो है कितना है 70। ठीक है, ये जो है आपको घट के कितना हो जाएगा, इन दोनों कोणों का 70 और 40, 70 40 0 7 4 11। ठीक है, 180 में से 110 घटाइए तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, या नहीं तो देखिए ये 40 है, ये यदि 40 है तो ये पूरा कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 180, तो 180 में से 40 घटा दीजिए कितना होगा 140। ठीक है, 140। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि किसी सरल रेखा के एक बिंदु से एक रेखा खींची जाए तो बने हुए दो आसन कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 53 है। कहता एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर जो है प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। तो ए ऑप्शन प्रकाश प्रकीर्णन। तो जब धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रकाश की किरणों का माध्यम में पड़ने वाले जल बूंदों एवं धूल कणों के कारण विभिन्न रंगों में बिखराव। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। प्रकीर्णन समानुपाती होता है 1 बाई तरंगदैर्घ्य की पावर 4 के। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के अधिक होने पर प्रकीर्णन कम होता है तथा यह दूर तक गमन करता है। सूर्य का सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखना प्रकीर्णन का उदाहरण है, क्योंकि इस अवस्था में प्रकाश की अधिक दूरी तय करना ठीक है, प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है। आकाश का रंग नीला इसलिए प्रतीत होता है कि नीले रंग का प्रकीर्णन जल बिंदु द्वारा सर्वाधिक होता है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में बिखर जाता है। अपवर्तन की घटना में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाता है। नेक्स्ट, कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? चौवन का बी यानी उपास्थि के छल्ले। तो देखिए, श्वसन तंत्र में उपस्थित उपास्थि के छल्ले वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। मानव में प्रमुख श्वसनांग जो फेफड़ा होता है, फेफड़ों तब बाहरी वायु के आवागमन हेतु नासिक वायु नाल तथा इसकी शाखाएं मिलकर एक जटिल वायु मार्ग बनाती हैं। मानव में श्वास नाल ग्रास नली के आधार तल से चिपकी रहती है। श्वासनाल की भित्ति में ठीक है हाई लाइन उपास्थि के बने सी के आकार के छल्ले बने होते हैं। फिर श्वसनी वक्ष गुहा में जाकर 2 जो अग्रसनी में विभक्त हो जाता है। इसकी भित्ति में भी उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। फेफड़ों की रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई वायु कोश या कुपिका कोश होते हैं। गैसों का रक्त में आदान प्रदान इसी जो कुपिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा था कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के जो है निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही जो अक्षरांकन को दर्शाता है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ऊपरी जो है ये अधिचर्म है। ठीक है, ऊपरी अधिचर्म, उसके बाद निचली जो है बाह्य त्वचा है, तीसरा जो है रक्षक कोशिका है, उसके बाद वायु अवकाश, उसके बाद हरित लवक है। क्या है? हरित लवक है। ठीक है, तो ऊपर में जो फर्स्ट है वो क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो फर्स्ट देख रहे हैं ये ऊपरी अधिचर्म है, ऊपरी अधिचर्म है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आप देख रहे हैं ये जो है ये निचली बाह्य त्वचा है। ये क्या है? निचली बाह्य त्वचा। उसके बाद जो है ये जो देख रहे हैं ये है आपको रक्षक कोशिका। ठीक है, और चौथा जो आप देख रहे हैं ये है वायु अवकाश। ठीक है, वायु अवकाश। पांचवा जो देख रहे हैं यह हरित लवक। क्या है? तो हरित लवक है। ठीक है, तो पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहा जाता है त्वचा पर। फिर इन छिद्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीज के समान आकार की द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। हरित लवक हरे रंग के होते हैं। कहता है यह पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधे के अन्य हरे रंग के भाग में पाए जाते हैं। हरित लवक की बाहरी भाग जो है द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है तथा इनकी जो है गुहा में द्रव भरा होता है। ठीक है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में कई सतत या असतत पट्टिका पाई जाती हैं जो अनेक स्थानों पर झिल्लियों के रूप में जो व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, इन विशिष्ट रचनाओं को ग्रेना कहते हैं। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है और उसका विक्रय मूल्य इतना है तो कहता प्रतिशत हानि क्या है? तो यहाँ पे यदि आप देखें तो हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे होगा, देखिए हानि बराबर जो हो जाएगा
तो हानि बराबर करेमूल घटे पे करेमूल, तो 2500 माइनस 2375, ये हो जाएगा 125। ठीक, तो हानि प्रतिशत होगा हानि गुने 100 बटा में करेमूल, यानी बटा में 2500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 पंचे 125, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता शब्द डाउटर में कहता ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखिए ABC DEFG, ठीक है, जी, ठीक है, DEFGHHIJK, उसके बाद ए से आगे जाइए तो 2 ठो हो गया। उसके बाद देखिए फिर देखिए ABCDEFG, ठीक है, उसके बाद यू से चेक कीजिए, यू से देखिए यू, ठीक है, UVWXYZ, फिर GH, फिर 3 हो गया, एक GHIJK, फिर HIJK, TUVER। और अब इधर चेक कीजिए आगे और पीछे दोनों का रहा है, तो 3 ठो तो हो गया। फिर आप जो है एक चेक कीजिए RST TUVWXY, फिर ई से चेक कीजिए EFGHIJK ई, उसके बाद कितना 4 हो गया था। फिर देखिए टी से TUVWXYZ, टी से नहीं हुआ, HIJK GHIUV नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितना है, तो 57 का हो जाएगा बी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है। ठीक है, 11 का जो औसत 41 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 8 है और अंतिम 5 का औसत कितना है, 64 है। तो 11 का औसत है 41, पहली 5 का औसत है 18 और देखिए अंतिम 5 का औसत कितना है, 64। कितना है औसत जो दे दिया गया आपको, 64 दे दिया गया। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे देखिए 11 का औसत जो है 41 है। ठीक, 11 का औसत, तो छठी संख्या ज्ञात करना है, छठी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 18 जो है 41 से कितना कम है, तो 11 में से 8 गया 3, 11 में से 8 गया 3, फिर देखिए 3 में से गया 2, यानी इसमें जो है इतना जो है 23 कम है। ठीक, उसके बाद देखिए 41 से 64, 4 में से गया 3, 6 में से 4 गया 2, ये जो है इससे 23 अधिक है। क्या है, 23 अधिक है। तो देखिए ये जो है 11 का औसत कितना था, 41, तो 41 तो होगा ही। ठीक है, प्लस प्लस जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 कम है, तो 5 का जो है पाँचों का कितना हो जाएगा, पाँचों का 23 कम होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ज़्यादा है, तो पाँचों का जो है 23 क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, यानी इसका जो है औसत कितना हो जाएगा, 41। यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसको दूसरा विधि से यदि देखें तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा, 11 संख्याओं का योग होगा 11 गुने 41, यानी कितना, 451। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का योग होगा 5 गुने 18, यानी 90। ठीक है, अंतिम 5 संख्याओं का योग होगा 5 गुने 64, यानी 320, 320। अब देखिए छठी संख्या होगा तो 451 माइनस 90, पहली 5 और अंतिम 5 को घटा दीजिए 320 जोड़ के, तो कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट कहता भारत सरकार द्वारा वर्ष खाली स्थान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, 2021। तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 से 1992 में की गई। ठीक है, इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को विजार्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट
एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, जो इन धातुओं को क्रमशः इतना इतना की मिश्र धातु अनुपात में मिलाकर तैयार की गया है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं तो सोने और इसका मान, तो देखिए सोना और प्लेटिनम 5 और 2 है, फिर 5 और 7 है, कुल कितना है 9, यहाँ पे कुल कितना है 12, ठीक है। समान मात्रा बनाने के लिए 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 36, तो 9 को 4 से गुना कर दीजिए, 12 को 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यानी इसको 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको 3 से कीजिएगा तो 5 दिया 15 और 7 दिया 21, अब जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा, तो 1 3 35 और ये हो जाएगा 29, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का 20 और यहाँ पे यानी 4 से गुना कीजिएगा, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 7, तो 5 2 सॉरी 5 या 2 कितना होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे 5 2 है और यहाँ पे 5 7 है, इसको जोड़िएगा तो 5 2 7 और 7 5 12, ठीक है। 12 और 7 का जो है आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 84, तो इसको 12 से गुना करना होगा, इसको 7 से गुना करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, इसको गुना कीजिएगा 7 से तो क्या होगा, 7 पंचे 35 और 12 से गुना कीजिएगा तो 12 सत्ते 84, इसको जोड़ दीजिए 5 6 3 9, ये हो जाएगा 4 4 8 और 2 10, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 95 और 24 प्लस कितना होगा, तो 24 प्लस यहाँ पे 49 हो जाएगा, 49, तो 9 4 13, 4 2 6 7, यानी 95 रेशियो 73 इसका राइट आंसर होने वाला है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था, ए ऑप्शन 22, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं में प्रदान किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को जो है 24 भारतीय भाषाओं में दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 को 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार और 22 भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट कहता श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में श्वसन की आवश्यकता होती है, ए ऑप्शन, तो पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण। तो देखिए श्वसन की इनमें से पाइरूवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन दोनों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट 3 कार्बन अणु तथा ऊर्जा में जो विभक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब यदि देखिए उत्पन्न पाइरूवेट को देखें तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में विखंडन होता है, तो यह इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशी कोशिका में अलैंगिक अम्ल तथा ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। वायवीय श्वसन में 38 ATP अणु 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। वायवीय श्वसन में जो है 2 ATP अणु और 27 किलो जो है कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो सी ऑप्शन यानी 17.3 मिनट। तो टंकी को भरने में लगेगा समय आपको घनाकार टंकी का आयतन, अब ठीक है, घनाकार टंकी का आयतन बटा में इनलेट का क्षेत्रफल गुने पानी के प्रवाह की गति, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2 मीटर भुजा वाले एक घनाकार टंकी, तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, तो आयतन होगा भुजा क्यूब। कहता 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है।
यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो यहाँ से हमको कह रहा है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ये हो जाएगा घनाकार टंकी का आयतन, ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा इनलेट का क्षेत्रफल और पानी के प्रवाह की गति। तो यहाँ पे देखिए, तो इनलेट का टंकी है तो टंकी बेलनाकार है तो पाई, ठीक है, पाई। अच्छा, यहाँ पे जो है टंकी जो है इतना सेंटीमीटर वाला वृत्ताकार इनलेट है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर फिर इंटू 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेग दे दिया गया है, गति दे दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। और यहाँ पे दे दिया गया आपको सेकेंड, तो इसको 60 से गुना करना होगा, ठीक है। यदि आप 60 से गुना कर देते हैं ऊपर में सेकेंड तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 17.3 मिनट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 64 नंबर देखिए, कहता पेरियार नदी किस भारतीय राज्य में बहती है। 64 का बी केरल। तो पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी भरतपुझा, ठीक है, अनामलाई पहाड़ियों से निकलती हैं जिससे पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। यह नदी जो वक्षाकार अपवाह का प्रतिरूप का निर्माण करती है। महानदी की अपवाह तुरनी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में विस्तृत है, ठीक है। जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है, ठीक है। इसे जो क्यूसेक या क्यूसेक यानी क्यूबिक फुट प्रति सेकेंड या क्यूमेक्स यानी क्यूबिक जो है मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 65 नंबर, कहता है कि कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप निरूपित करता है। तो ए ऑप्शन भी बराबर आई आर। ओम के नियम का सही गणितीय रूप भी बराबर आई आर है, ठीक है। भी बराबर क्या है आई आर। तो यदि चालक, देखिए यदि किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो तो उसे प्रवाहित धारा आई हो तो ओम के नियम से विभवांतर भी प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती क्या होता है आई, यानी भी बराबर क्या होगा आई आर। तो भी बराबर हो जाता है आई आर, जहाँ आर प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। प्रतिरोध किसी चालक तार के प्रवाहित विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध होता है। प्रतिरोध जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तापमान पर, इसके बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। लंबाई पर, चालक तार की लंबाई के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्षेत्रफल पर, तो चालक तार के क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है, क्योंकि आर समानुपाती होता है L/1, ठीक है, 1/1 कहिए। नेक्स्ट कहता है कि 6, 18, 39 और x समानुपात में x का मान क्या होगा। तो देखिए, तो आउटर का गुणनफल बराबर होता है इनर का गुणनफल, ठीक है। तो ये 6 18 तो 9 27 3 9 2 11 सी ऑप्शन। 66 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है कहलाती है। तो बी ऑप्शन अंतःस्यंदन। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है अंतःस्यंदन कहलाता है। अंतःस्यंदन दर एक मृदा में जल के प्रवेश कर सकने की अधिकतम दर को निर्धारित करता है। यह दर पूर्वगामी मृदान्मी एवं प्रपुंज घनत्व में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन में द्रव का वाष्प में परिवर्तन होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर करता है तापमान पर, वायु की गति पर, ठीक है। परासरण में तरल का प्रवाह उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर होता है,
ठीक है, और भस्मीकरण में वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ को अत्यधिक गर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पदार्थ को अत्यधिक गर्म किया जाता है। उसके बाद यदि हम देखें, फिर है क्वेश्चन नंबर 68, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के केरल राज्य में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, हिमालय की तराई तथा कर्नाटक के पश्चिमी भागों में मिलती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तथा 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मुख्य रूप से तार, महोगनी, नारियल, एबोनी, ठीक है, आबुनस, ठीक है, बांस, रोजवुड तथा बेंत उगते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1952 में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना वर्ष 1906 के इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। फिर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में भोपाल में की गई थी। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, करा यदि 500 जो है कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत जो है कितना है, तो यहाँ पे जो दे दिया गया 1 लाख है, तो कहता है एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, 44% का क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो कैलकुलेटर पर प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना है, 24। तो कैलकुलेटर पर यदि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत इतना है, तो कैलकुलेटर पर देख लीजिए प्रत्यक्ष निर्माण लागत, तो प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना है, 24%। ठीक है, यानी ये हुआ कि 24% बराबर है आपको 1 2 3 4 5 इसके बराबर है, 1 लाख के बराबर है। ठीक है, और इसीलिए 500 कैलकुलेटर पर कुल लागत, तो 500 कैलकुलेटर पर कुल लागत होगा 100%। तो यहाँ से आप 100% का मान निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो इतना बटा 24 गुने 100, यानी 24 गुने 100 हो जाएगा, यानी ऊपर में यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, और यदि 100% का मान इतना निकल जाएगा और हमको यहाँ से निकाल लेंगे एक कैलकुलेटर का कुल लागत, तो इतना बट्टा में 500 से भाग भी देना होगा, यानी ये निकल जाएगा आपको 833.33, 833.33। ठीक है, अब देखिए हानि का रहा है 44% का। ठीक है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, तो विक्रय मूल्य कैसे होगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्रय मूल्य, यानी 833.33 इंटू जो है यहाँ पे 44% का लाभ, तो 144 बट्टा में 100, यानी कितना निकल जाएगा, यानी ये 1200 निकल जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 7 मार्च 2022 को, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में जो है भारत में स्कूली शिक्षा जो है छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए खाली स्थान अभियान शुरू हुआ। 70 का बी, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। तो देखिए 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है अभियान शुरू किया है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के एक हिस्से के रूप में लागू किया है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक एजेंसी है। ये दुनिया भर में मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में
स्थित है। कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।